बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। नाज़रीन, इदारा शुमारियात के होशरुबा आदादोशुमार लेबर फोर्स सर्वे में इंकिशाफ हुआ कि गुज़श्ता माली साल बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 21 साल की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है, जबकि गुज़श्ता 4 साल में 14 लाख अफराद रोज़गार से हाथ भी धो बैठे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना का यह दावा है कि महंगाई की शरह 5 से 6% रहेगी, जबकि मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। जैसे मुल्की कर्जे में 1371 अरब रुपए की कमी, करंट अकाउंट खसारे की हदबंदी, बरामदाद में इजाफा और तरसीलात ज़र की मजबूती। यहाँ यह हम सवाल है कि मुआशी बेहतरी के बावजूद बेरोजगारी में इजाफा क्यों है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब कहते हैं कि उन्होंने मुआशी तरक्याती मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी तरक्याती मॉडल 25 करोड़ से ज्यादा आबादी के तकाजे पूरे करने के काबिल ही नहीं है, जबकि मुस्तकिल बुनियादों पर मुस्तहकम पॉलिसीज का रुझान रहना ये तो मुमकिन है और ना ही मईशत के लिए सूदमंद। आखिर मुआशी आशारिये हकीकत में क्या इशारे देते हैं। दूसरी जानिब पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी आप देख सकते हैं कि 2300 अरब तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक तरफ तो मुआशी मगर दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी बड़ी वजह जेल में मुलाकात ना होने की सूरत में एक बरपा सियासी तूफान है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम को नजरअंदाज करके मईशत की परवाज बेहतर हो सकती है। सियासी और मुआशी चैलेंजेस को लेकर हुकूमती तरजीहात आगे किस तरह से बढ़ेंगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान साबिक विफाकी वजीर बराए तवानाई और मुस्लिम लीग नून के मरकजी सीनियर नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपके वक्त के लिए। सर, सियासत की बात तो डेफिनेटली मैं आपसे करूंगी, मगर ज़रा इकॉनमी की बात आपसे पहले हो जाए। मुझे सर ये बताइएगा कि 2024 में जब हुकूमत संभाली गई थी तो हमें कहा गया था कि जी देखिए डिफ़ॉल्ट तक ले गए, हम निकालेंगे, काविशें भी हमने देखी। 2025 में हमें बताया कि हम माशाअल्लाह से बहुत आगे बढ़ गए हैं और इससे भी कहीं आगे बढ़ेंगे, मगर 2025 के इख्तिताम पे 2 बड़े झटके पाकिस्तान की इकॉनमी को लगे। एक IMF की रिपोर्ट का और दूसरा जो लेबर फोर्स सर्वे हमारे सामने आया है। तो हम ये कह दें कि हुकूमत सच छुपा रही है, या ये हम कह दें कि IMF और लेबर फोर्स जो सर्वे है ये बड़ा ओवरस्टेटेड है। हुकूमत जो है उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो हमेशा पाकिस्तान की मईशत में इंस्टेबिलिटी का बायस बनती थी चीजें, जो डॉलर की कीमत और जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें गैर मामूली इस्तेहकाम आया है। और डॉलर की कीमत आपको मालूम है अब पिछले 2 साल से जायद हो गए हैं, गालिबन 26वां महीना जा रहा है कि वो स्टेबल है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। जो दिवालिया के इशारे थे 2022 में, मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूँ और उसका हिस्सा हूँ, और बहुत ही वो एक तकलीफ दे अमल था जिससे वो हुकूमत गुजरी। लेकिन अब तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जो बुनियादी मामला था उसके साथ जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान के अवाम को बहुत तकलीफ हुई 2023 के आगाज में, आपको मालूम है कि बहुत ऊंची महंगाई की शरह भी गई। तो अब तो महंगाई तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि कीमतें कम हो गई हैं। तो अवाम की तकलीफ अपनी जगह पर है, लेकिन अब मजीद जो कभी कभी 1-2 कमोडिटीज की कीमत में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यूजुअली पाकिस्तान की जो कीमतें हैं, चाहे खुर्दनोश की खास तौर पे, वो स्टेबल थी। अब उसमें आपको मालूम है कि इस दफा सैलाब का झटका लगा तो कुछ अरसे के लिए फूड की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन वो भी अब स्टेबल हो रहा है। तो हुकूमत की ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने एक मालियाती इस्तेहकाम दे दिया है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, फॉरेन एक्सचेंज की स्टेबिलिटी आ गई है। हमारा करंट अकाउंट भी अगरचे अभी कुछ नेगेटिव हुआ है, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव इस साल रहा है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज वही है जिसकी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इशारा किया और दुरुस्त इशारा किया कि हमारे जो कहते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल तरीके हैं इकोनॉमी को चलाने के। मसलन बिजनेस एज यूजुअल ये है कि हुकूमत का जो PSDP है वो मेन इंजन के तौर पे काम करता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हमारे जो मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है, बिजनेस के जो सेक्टर्स हैं, उनको हुकूमत फंड करती है या उनको सब्सिडी देती है, इसके जरिए वो फिर एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी। और दूसरा जो है कि जी जो सरकार है वो नौकरियां देती है। अब ये तीनों चीजें जो है ये मुकम्मल तौर पे
मतरूक हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। तो हुकूमत, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने, अगरचे उनकी जो मालियाती टीम है उनको हमें सराहना भी चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए, लेकिन उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। और चैलेंज की जो बुनियादी बात है, जो हर हुकूमत का मकसद होना चाहिए, वो ये है कि क्या इकोनॉमी, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, कि क्या पाकिस्तान की मुश्किल जो है पाकिस्तान के नौजवान मर्दों ख्वातीन के लिए वाफर और बेहतर रोजगार पैदा कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही, ये बात क्लियर है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो चैलेंज है, और ये तभी होगा कि पाकिस्तान में नई सरमायाकारी होगी, क्योंकि नया रोजगार नई सरमायाकारी के बगैर पैदा नहीं होगा। और वो सरमायाकारी लेकिन निजी सेक्टर के जरिए भी तो सरमायाकारी आएगी ना। निजी सेक्टर के ऊपर क्या फोकस? मैं यही मैं कहने लगा था कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारी करना जरूरी है। और वहां फिर अब हुकूमत ने एनालिसिस तो बेशुमार होते रहते हैं, लेकिन रुकावट जो है, एक तो टैक्सेशन का निजाम है, और दूसरा पाकिस्तान के जो टैक्सेशन के निजाम के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है, जो लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, और तीसरी चीज अगर हम ऐड करना चाहें तो वो पाकिस्तान की तवानाई की कीमतें हैं। इन तीन चीजों ने रोका हुआ है हुकूमत, यानी पाकिस्तान के अंदर नई इन्वेस्टमेंट होने से। लेकिन इन तीनों के ऊपर जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आई थिंक गालिबन सबसे बुनियादी चैलेंज है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का एतमाद अपने कौम के अंदर बहाल करना है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है। क्योंकि हो ये गया है कि अवाम हुकूमत को कहते हैं कि वो करप्ट है, और हुकूमत अवाम को कहती है कि आप टैक्स चोर हैं, और लिहाजा हम ये जो आपस में एक गुत्थम गुत्था हुए हैं, ये ऐसी, और ये तभी होगा कि एक आजादाना पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन होगी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का जो एक स्ट्रक्चर है हमारे ऊपर, जिसे हम लाल फीता भी कहते हैं, रेड टेप भी कहते हैं, जब तक हम एक उसमें मैसिव लिबरलाइजेशन नहीं होती तो ये ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। और फिर ट्रस्ट बहाल होगा तो इन्हीं हालात में, यानी इन्हीं एनर्जी प्राइसेस में, इसी टैक्सेशन में जो है वो निजी सेक्टर जो है उसको अगर ये ट्रस्ट आ जाएगा कि हुकूमत संजीदा है और स्टेबल है, तो वो सरमायाकारी करेंगे। और जब इंटरनल सरमायाकारी होगी तो आप देखेंगी, और ये हुआ 2016 में कि पहले इंटरनल सरमायाकारी होना शुरू हुई, और फिर पूरी दुनिया ने अचानक डिस्कवर किया कि पाकिस्तान एक ट्रस्ट का लेवल जो है 240 मिलियन की आबादी होता है। जी अच्छा सर, आपने एनर्जी के हवाले से बात की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आप भी मिनिस्टर रहे, एनर्जी की वजारत आपके पास भी थी, और जिस तरह से आप अभी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर एतमाद की बहाली बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब तक वो नहीं होगा चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। तो उस दौर में भी जब आप तवानाई के वजीर थे तो बेशबहा ऐसी चीजें और आपकी तरफ से हमारे सामने आती रही, जिसमें आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने के बारे में कहते रहे, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसके ऊपर काम करने के लिए भी बार बार कहते रहे। दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, हमने देखा है कि उन्होंने जब अपनी मैशत को डेवलप किया तो उसके अंदर एनर्जी का एक रोल था। रोजगार की जो एक बड़ी तादाद किसी भी मुल्क में पैदा हुई वो एनर्जी सेक्टर से हुई। पाकिस्तान भी इससे फायदा उठा सकता है। तो क्या वजह है कि हम एनर्जी की तरफ जा भी रहे हैं, चीजों को हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, मगर बदकिस्मती से जो रोजगार का हमारा दायरा है वो अभी भी कमजोर है? इसकी वजह क्या है? जी, इसकी वजह यह है, जिसे मैं कहूंगा कि एक तो हमने, अगर सिर्फ बिजली की बात करनी है तो हमने अपने जो बिजली का बिल है उसको एक बस बना लिए जिसमें बहुत सारे टैक्सेस आकर बैठ गए दूसरे महकमों के। जब तक इसको खाली नहीं किया जाता और सिर्फ प्योरली जो बिजली के मामलात हैं उसकी कीमत आवाम से नहीं ली जाती, पहला तो ये स्टेप लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि इसमें ओवर द टाइम बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स पहले लिए गए। जो पहली जो प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी थी 1994 में पीपल्स पार्टी के दौर में आई, फिर दूसरी PMLN के दौर में आई। हमेशा जो है हुकूमतों ने इमरजेंसी के तौर पर इस पर काम किया है। अब जबकि एक मौका है कि पाकिस्तान में उस तरह एनर्जी की इमरजेंसी नहीं है, एनर्जी वाफर मौजूद है, अगर उसके खरीदार मौजूद हों तो इसको जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो अब उसका वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, और उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर थी जो उस वक्त हम PDM की गवर्नमेंट में मेरे पास ये जिम्मेदारी थी, जो फैसला आज तक मौजूद है कि पाकिस्तान अब किसी
बाहर से मंगवाए हुए ईंधन पर बिजली नहीं बनाएगा। यानी जिस ईंधन के लिए हमें डॉलर पे करना है, हम उस पर बिजली नहीं बनाएंगे। हम अपने अंदरूनी जो वसाइल है वो इस्तेमाल करेंगे। और अंदरूनी वसाइल क्या है? वो पानी है, वो हवा है, वो सोलर है, वो न्यूक्लियर है। आई थिंक इसके ऊपर कम तवज्जो ज्यादा। न्यूक्लियर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, ऑलरेडी है इनफैक्ट। और जो तीसरा उसका बड़ा मंसूबा था वो उसका संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मई 2023 में रखा था। वो भी इंशाल्लाह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके बिजली को सस्ता करना मकसद है, ताकि उसकी जो कॉस्ट बढ़े। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडस्ट्रियल, वो जो नए जितने भी लग रहे हैं वो सोलर पावर के ऊपर लग रहे हैं। वो सोलर पावर को इस्तेमाल करके उसको एज ए सोर्स लग रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान के जो बहुत मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं पावर फाइनेंस में, और अभी पाकिस्तान के पास एक मौका आ रहा है कि जो 1994 के किए गए जो एग्रीमेंट्स थे, जिनकी बहुत हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ी है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। तो हुकूमत को ये भी ऐलान करना चाहिए कि अब उनमें से कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा, और हम दूसरे सोर्सेज के ऊपर। तो अब जब आवाम को नजर आएगा कि उनके ऊपर से जो इजाफी टैक्सों का बोझ है वो भी हट गया है, और वक्त के साथ साथ बिजली कीमत कम हो रही है, तो उससे जो है इकोनॉमी में डेफिनेटली बेहतरी आएगी। ठीक है, अब इसी से मुतालिक एक आखिरी सवाल जिसका मैं मुख्तसर जवाब चाह के फिर आपके साथ सियासत जरा डिस्कस करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा खुर्रम दस्तगीर खान साहब कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जिस तरह से सिस्टम रन हो रहा है, क्या हम ये तवक्को लगा लें कि अगले बजट तक फिलहाल अवाम के लिए रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है? जी, जो इससे बराह रास्त डील करते हैं वो शायद आपको बेहतर इस पे इंफॉर्मेशन दे सकें, लेकिन मुझे तो इस वक्त नजर नहीं आ रहा। अगर से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना बहुत दोनों काबिल और मेहनती लोग हैं और बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो हमारे बुनियादी मामलात हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बरक्स जो बुनियादी मुआशी स्ट्रक्चर है, जिसमें जब तक उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जिस तब्दीली की तरफ मैं देख रहा हूँ कि वो अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, खासतौर पे PIA, अगर वो अगले 2 महीना में हो जाती है तो हमें उम्मीद पैदा होगी। ठीक है। अगर और भी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमें उम्मीद पैदा होगी। ठीक है। और मेरी बहुत तवक्को है कि 2026-27 का जो बजट होगा वो एक स्ट्रक्चरली रेडिकल बजट होगा, जिसमें ये जो ट्रस्ट की बात की है, एनर्जी की बात की है, उसकी तरफ तवज्जो देकर हमारे जो मुआशरत को मैनेज करने के तरीके हैं, जब तक वो नहीं बदलेंगे मुआशरत नहीं बदलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब मईशत और हमारी जो सियासत है, ये आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। चलिए, इकोनॉमी के लिहाज से तो कोई रिलीफ हमें फिलहाल नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा, लेकिन पॉलिटिकली तो दिया जा सकता है। आपको नहीं लगता सर कि हुकूमत भी जोश से काम ले रही है, अपोजिशन और खासतौर पर PTI भी जोश के अंदर है, तो होश से काम दोनों में से कौन फरीक लेगा तो सियासी टेम्परेचर को जरा डाउन किया जा सकता है? नहीं, पहले तो यह है कि बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी है। अच्छा। अडियाला के गड़े में अगर तूफान आता है उसका यह मतलब नहीं कि अदम इस्तेहकाम। अगर ऑपोजिशन करती है उसका मतलब अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो देखिए, जो चारों सूबाई असेंबलियां हैं और कौमी असेंबलियां, उसमें स्टेबल मेजॉरिटीज हैं, सब डेमोन्स्ट्रेट भी हो रही हैं। अभी KP में हुई है, जब दोबारा नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, कौमी असेंबली में हुई है, तो लिहाजा वहां स्टेबिलिटी है। अब दूसरा इशू ये है कि एक जमात जो है जिसके बानी चेयरमैन इस वक्त एक सजा याफ्ता मुजरिम है 190 मिलियन के केस में, उनको भी ये समझना है कि मुस्तकिल शोरिश से मामलात हल नहीं होंगे, उनको भी बैठना होगा। अभी तक तो हकीकत यह है कि जेल मैनुअल से बहुत आगे जाकर हुकूमत पंजाब फैसिलिटेट करती रही है बानी चेयरमैन को। अगर उन्हें स्ट्रिक्टली कानून फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो तो फिर ये और परेशानी हो जाएगी। ये कानून तो कहता है कि जी 1 हफ्ते में 1 मुलाकात होगी आधे घंटे की अपनी फैमिली से, या जो है उनके वो कला है, तो लिहाजा वो अगर उस कानून पर अमल दरामद हो गया तो वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है या कोशिश की गई है। दूसरा ये है कि उनको ये भी समझना है कि
बानी चेयरमैन को गैर मामूली सहूलियात भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के बाकी 2.25 लाख जो कैदी हैं उनको हासिल नहीं है। और ये वो लोग थे जो कहा करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, लेकिन अब जबकि खुद बानी चेयरमैन को सजा हो गई 190 मिलियन पाउंड के खुर्द बुर्द में, तो अब वो उनका ये मुतालबा है कि उनको एक्सरसाइज बाइक भी मिलनी चाहिए, उनको चहलकदमी के लिए जगह भी मिलनी चाहिए। सर एक फॉर्मल पीएम का प्रोटोकॉल डिफरेंट ही होता है काम कैदी से। जी, तो अगर उनका ये इसरार है तो फिर कहें ना कि जी नहीं पाकिस्तान 2 हैं, एक जहां वजीर आजम है वहां पर 1 पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन इससे कता नजर मेरी ये तवक्को है कि जो कानून कहता है, जो जेल मैनुअल कहता है, उसके तहत अगले हफ्ते से मुलाकात शुरू हो जाएगी। उस स्केल पर नहीं होगी जिनका ये ख्याल था कि जी हम जाएं और आगे हमारे दरवाजे खुल जाएं। ठीक है। उनके जो है जो उनकी फैमिली है उसको भी इजाजत मिलेगी, उसके जो वकला हैं उनको भी इजाजत मिलेगी, लेकिन जो आम सियासी उनके दूसरे रुफका हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई एक पाबंदी सी रहेगी, लेकिन उनके जो वकला और खानदान है उसको इजाजत जरूर। ये बहुत बड़ी खबर है कि अगले हफ्ते से, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अगर ना मुलाकात हुई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे और सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से होगा, मगर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते से मुलाकात होगी। क्या करना चाहते देखिए, मेरी सिर्फ गुजारिश है कि देखिए हर चीज को वो फौरन धमकी पर ले जाते हैं। देखिए मैं ये बात सराहत से कहना चाहता हूं कि आम मुलाकात जिस तरह वो चाहते हैं वो एक सजा याफ्ता कैदी का कानूनी हक नहीं है, वो उनके हक से बहुत आगे जाकर उनका मुतालबा है। और जब अपने हक से जायद का मुतालबा कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम बंद कर देंगे। बात यह कि इसको, इस सारी चीज को कानून के पैराए में लेकर आए, कानूनी बहस करें, तो आप देखेंगे कि हालात बेहतर हो जाए। हालात बेहतर हो सकते हैं अगर कानून के दायरे में रहते हुए आगे अपने मामलात को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आने वाली गैर मुसद्दिका खबरों के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी का मामला आज सिर्फ एक कैदी की मुलाकात का मसला नहीं रहा, बल्कि यह हुकूमत और अपोजिशन के बयानिए की जंग का नया मरकज बन चुका है। मुलाकातों पर पाबंदी की आखिर इस वक्त बुनियाद क्या है? जेल मैनुअल क्या कहता है? अदालती हुक्म क्या कहता है? और हुकूमत आखिर किस बात से खौफजदा है? ये सब जानना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि सच कहां है और सियासत कहां है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज़ेह फैसला दे चुकी कि इमरान खान साहब को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाजत है, एक खानदान और एक कानूनी टीम के साथ। लेकिन हुकूमत कहती है कि मुलाकातों के बाद बाहर आकर 1.5 घंटे की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ये जेल मैनुअल में कहां पर लिखा है? इमरान खान साहब जेल में बैठकर सियासी जमात चला रहे हैं, बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बना रहे हैं। ऐसी खुली छूट के बारे में जेल मैनुअल में कहां लिखा है? पीटीआई कहती है कि फैमिली और वकला की मुलाकात रोकना अदालती हुक्म की तौहीन है। यहां रियासत कानून नहीं बल्कि ताकत दिखा रही है। अगले हफ्ते मुलाकात ना होने पर अपोजिशन मुल्क बंद करने का इंदिया दे चुकी है। केपी सूबाई वज़रा कहते हैं कि सूबे की सरहद बंद करने, इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करने जैसे कई प्लान्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेज पर अब मौजूद हैं। इस सारी सियासी और कानूनी कशमकश में इमरान खान साहब की बहनों के बैनुल-अक़वामी मीडिया खुसूसन भारतीय चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज ने पाकिस्तान में एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। पीटीआई के सियासी मुखालिफिन सवाल उठाने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात को भारतीय मीडिया पर ले जाना दुरुस्त कदम है? मोदी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए बहाना चाहिए और पीटीआई शायद यही प्लेटफॉर्म में उन्हें फराहम भी कर रही है। अब ये जानेंगे कि इंटरव्यूज के लिए क्या पीटीआई की आला क़यादत ने कोई मंजूरी दी थी या बहनों का इनफरादी फैसला है। इन तमाम तर इशूज के साथ आज इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ अदालतों में जारी केसेस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन खबर आई है वो ये है कि पहले तो ऐलान हो चुका था कि हम एहतजाज शुरू करेंगे, मुल्क को बंद करेंगे, लेकिन अब 1 दिसंबर की एक तारीख भी हमें मिली है कि जिसमें कुछ हिस्सों को बंद किया जाएगा। तो क्या ये आप लोगों का आखिरी फैसला है कि सड़कें बंद होकर ही इंसाफ मिलेगा? देखें, बात सड़कें जो बंद करने की बात है, ये नेचुरल एक प्रोसेस है। उसका रीज़न ये है आपने हर तरीके से जो भी कानून में, आइन में रास्ता प्रोवाइडेड है, आपने उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। आप खुद देखें,
पहले तो जेल मैनुअल के अंदर या जो एप्लीकेबल लॉज हैं जेल रूल्स के, उसके तहत मुलाकात जो है वो बुनियादी हक है किसी भी कैदी का अपनी फैमिली से, अपने वकला से, अपने दोस्तों से, वो नहीं होती। फिर उसकी तहत आप कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई 10 दफ़ा ऑर्डर कर चुका है, लार्जर बेंच बन चुका है, उस लार्जर बेंच में कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल की जा चुकी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा जा चुका है, पिटिशंस फाइल की जा चुकी हैं, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो 4-4.5 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिनाई किया गया डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। अब मुझे आप बताएं, आपके पास क्या रास्ता रह जाता है? आपके पास रास्ता यही रह जाता है कि आप सड़क पे आए, मोबिलाइज करें लोगों को, जो भी तरीकाकार है उसको अपनाएं और फिर अपना जो बात है उसको मनवाएं। और तो कोई ऑप्शन रहे नहीं, आपने दी नहीं। जो रियासत है खुद आपको मजबूर करी है कि आप वो सारे तरीके अपनाएं जो कानून से बाहर हो या कानून से बालातर हो। अब इसमें मैं क्या बात आगे कर सकता हूँ? रियासत खुद ही गैर कानूनी तरीके से हमें डील कर रही है, तो उसका जो भी होगा आउटकम वो खुद ही अब उसको देखेंगे। अच्छा, हालांकि ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी मुतालबा पीटीआई कर रही है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। गो के हमारे प्रोग्राम में कल उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग यकीन दहानी करा देते हैं कि इमरान खान साहब कोई तारीख नहीं देंगे या बाहर आकर कोई एहतजाज का ऐलान नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब की जो बहनें हैं या फैमिली है उनके साथ उनकी मुलाकात कराई जा सकती है। यकीन दहानी कल हमारे प्रोग्राम में कराई है उन्होंने। देखें, ये कोई रिक्वायरमेंट जो है, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट पुट की है, ये कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इसका कहीं कानून में जिक्र है ना कहीं आईन में जिक्र है। अब इमरान खान साहब से उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मिलेगी, वो दो चीज़ों की बात करेगी ना। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स है, उस पर बात होगी। अब इमरान खान से वो वहां पे मकई की रोटी बनाने का तरीका तो नहीं पूछने जा रहे वहां पे, जाहिर बात है पॉलिटिक्स डिस्कस होगी। उसके अलावा जब उनकी फैमिली मिलेगी, जाहिर बात है उनके जो वो इश्यूज फेस कर रहे हैं जेल के अंदर, जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, उसी पे बात होगी। फिर वो बाहर आके उसके बारे में बात करेंगे। फिर उनके अगर वकला उनसे मिलेंगे, उनके जो केसेस डिस्कस होंगे, फिर केसेस में कहाँ का नाइंसाफी हुई और क्या लीगल स्ट्रेटेजी है, वही डिस्कस होगी ना। तो ये कौन सी रिक्वायरमेंट है कि जी आप अपने जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो फैमिली रिक्वायरमेंट है, वो बात नहीं करेंगे। आप वो बात करेंगे जो हुकूमत को सूट करेगी या हुकूमत को पसंद आएगी। ये आज मैं खुद पढ़ रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, ऑल्दो थोड़ा सा रहते हैं, बड़े तेज हैं, डील करके बाहर निकल जाते हैं। वो उनसे कितने लोग मिलते थे, एसी वाले कमरे में मुलाकात होती थी, आप बिल्कुल देख लें दिन के कितने लोग मिलते थे। फिर उसके बाद आज मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे जो मियां नवाज शरीफ को जनरल बाजवा के जो ससुर थे वो ड्यूरिंग इनकार्सरेशन घर से खाना भिजवाते थे। सो ये तो बादशाह की तरह रखा हुआ था मियां नवाज शरीफ को, रियासत के मेहमान बने हुए थे, रियासत के दवात। गुजर साहब एक दूसरे पे बात करने पे आएगी तो बिल्कुल ये आप जो बात कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा है, सबको पता है कि इसमें कितना सच है। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में हुकूमत ये कहती है 6 कमरों के बैरक के अंदर इमरान खान साहब है, एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, फिर वो देसी मुर्गे का नाम ले लेके इमरान खान साहब के खानों के ऊपर एतराज भी उठा रहे हैं कि हमारे टैक्स के पैसों से इमरान खान साहब को 6 बैरक के ऊपर मुश्तमिल एक कमरा मिला हुआ है कि वहां पर वो घूमते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक भी हैं। लेकिन जो पीटीआई डंडे और एहतजाज और धरने की सियासत कर रही है, दरअसल इमरान खान साहब से मुलाकात में सबसे बड़ी हर्डल यही है। देखें, मैं ये जो बयान, पहली बात है ये जो देसी मुर्गे वाला बयान है बड़ा एग्जैजरेटेड है। जी जी बिल्कुल। वो जो भी खाना खाते हैं अपने पैसे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खान साहब। और जो बैरक है वो ऐसी बात नहीं है, वो छोटे से कमरे में रहते हैं। वो जब हमें उनसे हमारी मुलाकात थी उस वक्त पता लगता था कि उनको सिर्फ 2 घंटे के लिए निकाला जाता है उस छोटे से कमरे से, और बहुत दफा तो 20-20 दिन उस छोटे कमरे के अंदर ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, वहां से बाहर भी नहीं निकाला गया। ये भी खान साहब के अपने मुंह के अल्फाज हैं। और मुझे ये बताएं, 22-23 दिन हो गए हैं हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, किसी की बात नहीं हुई, किसी आउटसाइड वर्ल्ड का उनके पास उनका मैसेज नहीं आया, कोई शख्स नहीं मिला। तो क्या मेरी रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है कि मैं उनकी जान के बारे में फिक्रमंद हूं, और खासकर अगर मैं उनकी फैमिली हूं तो मैं और ज्यादा फिक्रमंद हूं? होगी ना रीजनेबल। तो हुकूमत मुलाकात करवा दे, एक बात करवा दे, एक शख्स को मिलवा दे। क्या उसमें हुकूमत को इतना डर है? जाहिर बात है मैं तो फिर बात करूंगा कि मैं पूरे दुनिया से बात करूंगा, इंटरनेशनल मीडिया से बात करूंगा, हर जगह बात करूंगा। आप मेरी अगर आवाज ही नहीं पहुंचा सकते मेरे भाई तक तो मैं तो बात करूंगा। और जहां तक बात है, देखें खान साहब की, वो 450 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके
एमएन फील्ड पे बैठ के तकरीरें नहीं कर रहे एज अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल, वो जेल काट रहे हैं, 2-2.5 साल होने वाले हैं उनको जेल में, और बड़ी बामुशक्कत जेल काट रहे हैं। और ये नहीं कहा कि जी मुझे बाहर निकालें और फिर मैं कोई मौसमी तरीके से इनकलाबी बन जाऊँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, हर 6 महीने बाद एक बयान देते हैं और हमें पता चलता है नया इनकलाबी आ गया। तो खान साहब अपने एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, जो उनकी बात थी उधर ही खड़े हैं अभी तक। वैसे वो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर वाला तो इमरान खान साहब के दौर में ही हुआ ना अबूजर साहब? देखें इधर मैं अब आपको क्लियर कर दूं, देखें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में अदालत का फैसला था, इमरान खान साहब का फैसला नहीं था। अदालत ने कहा था हम इनको जाने दे रहे हैं ताकि अपना मेडिकल का जो है वो इलाज करवा लें, क्योंकि इनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से इनको बाहर भेजा जाए और ये अपना इलाज करवा के आ जाएं। और मियां शहबाज शरीफ गारंटी दे रहे हैं कि वो 6 हफ्ते में या 4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इमरान खान साहब का फैसला नहीं था इनको बाहर भेजना, फिर वो 4 साल बाद वापस आए। लेकिन अदालत ने पूछा नहीं कि जी आप हमारी गारंटी का मजाक उड़ा के गए, एवन फील्ड में रहे, और ना शहबाज शरीफ साहब से ना मियां नवाज शरीफ साहब से, बल्कि उनको वापस यहाँ बुलाया, जेल जहाज में बैठे बैठे उनको बेल दी, उनकी अपील अलाउ की, और फिर उनको यास्मीन राशिद से फॉर्म 47 पे इलेक्शन भी जितवाया सिस्टम ने। और लेकिन पूछगछ नहीं हुई कि आप जो अदालत का मजाक उड़ा के गए उसका कोई जवाब तो दें, वो जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी भी तो अदालतें हुक्म दे रही है ना कि इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाए। मार्च से ऑनवर्ड जो एक हुक्मनामा था अदालत का, और कई मरतबा उन्होंने कहा कि मुलाकातें इनका जायज कानूनी लीगल हक है, वो होनी चाहिए। अभी भी तो अदालतें हुक्म दे रही हैं, लेकिन देखिए वो अदालतें और अब की अदालतों में ना एक छोटा सा फर्क है। क्या 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं आई थी उस वक्त? अतर मनीला साहब ने भी एक फैसला किया था, आपको याद होगा, कि जी गारंटी दे चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की या सेहत जो है उसको कुछ नहीं होगा। तो हमारी हुकूमत थी, गारंटी दी थी उस वक्त भी, और जो कहा था अदालत ने उसको माना। एक ऑर्डर दिखा दें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का जिसमें आला अदालत ने कोई फैसला किया और वो इंप्लीमेंट ना हुआ हो, ऐसा कोई आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, सारे ऑर्डर इंप्लीमेंट किए। अच्छा, इसमें एक और भी डिलेमा है अबूजर साहब, वो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, चूंकि आजकल बड़े हवाले दिए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, तो जब भी उनकी सियासी मुलाकातें होती थी उसमें कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि आप रेमिटेंसेस बंद कर दें, आप मुल्क का कोई हिस्सा बंद कर दें, एहतजाज शुरू कर दें, पाकिस्तान का पहिया जाम कर दें, ये नहीं कहा जाता था। सियासी गुफ्तगू होती जरूर थी मगर उसमें एहतजाज धरने की सियासत नहीं थी, और यही पीटीआई के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। देखिए सॉरी टू से मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो कोई 300 केसेस उन पे रियासत ने नहीं काटे थे, एफआईआर नहीं काटी थी, क्योंकि जाहिर बात है एक ही में इतना बड़ा जुर्म किया था, उनके ऊपर मल्टीपल केसेस करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तो इमरान खान साहब पे देखें उनकी फैमिली लाइफ से लेके हर तरह का केस करने की कोशिश की गई, उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, वो फेल हुआ, फिर उनको मॉरली करप्ट साबित करने की कोशिश की गई, वो फेल हुआ, कोई एवेन्यू छोड़ी नहीं रियासत ने। हर तरह की कोशिश कर ली कि किसी तरह इमरान खान को हम एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल पेश करें अवाम के सामने, दुनिया के सामने, लेकिन दुनिया रिजेक्ट कर देती है, फिर आला अदालत में भी अपील अलाउ हो जाती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ को कंपेयर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो पॉपुलर थे, ना उनका 80 से 90 सीटें चोरी हुई थी, फॉर्म 47 पे उनसे हुकूमत नहीं छीनी गई थी। मैं अभी भी कहता हूं, आप देख रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये जो आरटीएस करते हैं ड्रामा, आप आरटीएस डाउन होने से पहले सीटें देखें तहरीक इंसाफ की, और उसके बाद देखें हमारी 15 सीटें कम हुई थी। मियां नवाज शरीफ कोई पॉपुलर नहीं थे 2018-17 में, जो वो रोते रहते हैं कि जी मेरा मैंडेट छीना गया। कितनी इलेक्शन पिटीशन इन्होंने फाइल की उस वक्त, हमारी तो देख ले 150-170 पिटीशन पेंडिंग है इस वक्त, अदालतें फैसला नहीं करी क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को भी मैनेज कर लिया गया। इस वजह से मियां नवाज शरीफ किस मुंह से लोगों को कॉल देते हैं? इमरान खान साहब तो अभी कॉल देते हैं क्योंकि उनको पता है मैं सबसे पॉपुलर लीडर हूं। वो कोई बात करते हैं अवाम उसको मनवान तस्लीम कर लेती है, क्योंकि अवाम उनको फॉलो करती है, उनको पसंद करती है। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ना बुजुर्ग साहब, उसमें ये है कि जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये एक परेशानी जरूर है कि इमरान खान साहब की अगर मुलाकातें बंद है तो उनकी खैर खैरियत आनी चाहिए, और वो उनके अहले खाना के जरिए आए तो ज्यादा मुसद्दिका होगी। लेकिन अली अमीन साहब के जरिए जो एक खबर आई और वीडियो के जरिए आई कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसके बाद हमने देखा कि ये खबर जो फैली थी ये बेसिकली दर हकीकत इंडियन मीडिया से उठी और पर मुख्तलिफ जगहों से होती हुई पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी के साथ फैली कि खान साहब की सेहत दुरुस्त नहीं है। जो नौरीन साहिबा ने इंटरव्यूज दिए हैं इंडियन मीडिया को, ये आज़ादी इज़हार राय है, हक है उनका, मैं इसके ऊपर कदगन नहीं लगा रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बाहमी मुशावरत के साथ जाना चाहिए था? इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कभी इतना फोकस नहीं हुआ, ना इतराज उठा, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू और फिर इंडियन मीडिया का मुख्तलिफ AI के जरिए उस इंटरव्यूज को फैलाना, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और मोदी के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें, आपको नहीं लगता कि ये बाकायदा मुशावरत के साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखें
पहली बात तो ये है कि इंडियन मीडिया पे जो एक वो नौरीन आपा का जो एक वो इंटरव्यू चल रहा है, उसमें लास्ट 25 सेकंड्स जो है वो AI जनरेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात, अब बात हो जाए इंडियन मीडिया पे जाने की। मुझे समझ नहीं आ रही इंडियन मीडिया पे जाना जो है उसको इतना बुरा क्यों समझा जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, अभी मैं पढ़ भी रहा था, 1984 में पहली दफा बेनजीर भुट्टो ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसके बाद बेशुमार इंटरव्यू दिए। आप रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत इंटरव्यूज दिए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि ये इंटरव्यू गलत नहीं है अबूजर साहब, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देना चाहिए था, मैं ये कह रही हूँ कि हमें एटलीस्ट जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है उसमें मोहतात इसलिए होना चाहिए था। जैसे आपने बताया लास्ट 25 सेकंड जो है वो AI जनरेटेड है, तो आप देखिए उससे कितना क्योस फैल गया पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पहली बात है मेरी नजर में किसी भी मीडिया में जाना बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सच बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है, देखें पहले एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लोग गए हैं, मैंने आपको कहा। दूसरी बात है, अच्छा ओके वो नहीं जाती नौरीन आपा मीडिया पे, ठीक है, आप एक काम करें, सारे चैनल्स उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव चला दें, वो जो उनको इश्यूज हैं वो सारे वो बात करना चाहती हैं तो वो नहीं जाएंगी। आपके मुल्क में तो मीडिया उनकी बात नहीं चला सकता, वो अपने भाई का नाम लेंगी तो वो बीप हो जाएगा। जब आप अपना मीडिया कंट्रोल करके रखेंगे, रेगुलेट करके रखेंगे और वहां पे इमरान खान की तस्वीर और नाम भी बैन होगी, तो जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया में अगले जाएंगे ना। आप अपने मुल्क का मीडिया इंडिपेंडेंट कर दें, यहीं पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं लाइव बैठ के सारी बहनें और बता देती हैं क्या मसला वो फेस कर रही हैं। सो अपने मीडिया पे जरा इंट्रोस्पेक्शन करें, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन वैसे जितनी पॉपुलैरिटी इस वक्त सोशल मीडिया के लिहाज से अगर मैं कहूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त मौजूद है, शायद ही पाकिस्तान में कभी किसी पार्टी को मिली और शायद ही आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में मिले जितनी अभी भी मौजूद है। अब आ जाते हैं दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज पे। अफजल साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी मंगल को 2 तारीख को इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात मुमकिन तौर पे हो सकती है और उस मुलाकात से पहले ये कहा गया है कि अगर वो मुलाकात नहीं होती तो फिर हम जैम पैक कर देंगे, बंद करेंगे सारा कुछ और उसका आगाज खैबर पख्तूनख्वा से होगा। मगर मंगल से पहले पीर के रोज ही बंदिश का ऐलान कर दिया गया एक मखसूस हिस्से में। इंतजार नहीं करना चाहिए कि जरा मंगल आ जाए, पता चल जाए हालात वाक़ियत का, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए? देखिए, इंतजार एक खास दिन का करना मेरे ख्याल से ये तो एक स्टेटमेंट हो सकती है कि इस दिन से हम करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करना है, 100 चीजें करनी है। लेकिन देखें, इंतजार क्या करें, मुलाकात करवानी हो तो सुबह 6 बजे आजम सवाती साहब को मिलवा दिया जाता है। वो तो अभी भी मिलवा सकते हैं इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं। अभी अगर गौर खान साहब को कॉल आ जाए सुप्रीटेंडेंट की तरफ से या सलमान राजा साहब को, वो जाके मिल लेंगे। ये तो हुकूमत की देखें कोर्ट में बॉल है, उन्होंने फैसला करना है। हमने तो जितने वाइबल लीगल रीजनेबल ऑप्शंस थे एक्सरसाइज कर चुके हैं। मुझे अब एक एग्जांपल दे दें, पूरी दुनिया में इंसानी तारीख निकाल लें, खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल लें, चीफ मिनिस्टर 9 दफा एक जेल के बाहर बैठा रहा हो 4-4, 5-5 घंटे, और उसके पास कोर्ट का ऑर्डर हो चीफ जस्टिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वहां उसको ना मिलने दिया गया, कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे नहीं समझ आता इन लोगों को फील होता है कि नहीं होता। इस तरह की जब इमेज जाता है ना पूरी दुनिया में, वो उसको इंटरनेशनल इंडियन मीडिया पे दिखा रहा हो, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा हो, तब तो आपकी गैरत नहीं जागती, आपको शर्म नहीं आती कि आपके मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ा है, चीफ मिनिस्टर का मजाक उड़ा है। लेकिन नौरीन खान ने बात कर दी मीडिया पे जाके, जी मेरे भाई के साथ ज्यादती हो रही है, उससे हमें मिला नहीं दिया जा रहा कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। तो आप लोगों की अंदर का नेशनलिज्म जाग जाता है, जिंगोइज्म जाग जाता है और आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जी उन्होंने इंटरव्यू क्यों दे दिया। जो इधर जुल्म हो रहा है, तुम्हारे मुल्क का मजाक उड़ रहा है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस के ऑर्डर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वहां ना आपके अंदर का कोई जमहूर जागता है, ना आइन पसंद शख्स जागता है, ना कानून पसंद शख्स जागता है। लेकिन यहाँ पे आपका पता नहीं नौरीन खान के इंटरव्यू पे आपको एकदम क्या हो जाता है। ये तो मुझे इस तरह की मुनाफिकाना अप्रोच की भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल है अबूजर सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर वकला का मामला है, जो एहतजाज का मामला आगे बढ़ रहा है, वो हमें ऐसे लगता है कि कोई तहरीक शुरू हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट वकला से आपने भी खिताब किया और आपका खिताब जब मैंने सुना तो उसमें आपने एक जुमला ये भी कहा कि तमाम वकला को अब मुत्तहिद होकर मोबिलाइज करना होगा ताकि आइन जो है वो अपनी असल हालत में बहाल हो सके। तो क्या हम ये समझ लें कि इंसाफ के लिए, आइन के लिए और इस सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए आइंदा आने वाले कुछ वक्तों में हम एक नई वकला तहरीक देख रहे हैं? जब तक आइन असल शक्ल में बहाल नहीं होता ये वकला तहरीक जारी रहेगी, कुछ ऐसा होने जा रहा है?
देखें, फॉर लॉयर्स हम लोगों के लिए हालात तब तक नॉर्मल नहीं होंगे, उन वकीलों के जो आइन को पसंद करते हैं, कानून को पसंद करते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, बुनियादी हुकूक चाहते हैं, हालात तब तक नॉर्मल नहीं होंगे हम लोगों के लिए जब तक आइन अपनी असल हालत में बहाल नहीं होगा। और असल हालत क्या थी? वो हालत थी जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले थे। आज आपने देख लिया सिंध हाई कोर्ट में, वहां पे जो इलेक्शन हुआ वो वकला जीत गया पैनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीशिप के लिए, जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे। फिर पीछे पंजाब बार काउंसिल्स के इलेक्शन हुए, लाहौर के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर क्लीन स्वीप कर गए ऑलमोस्ट, जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अबूजर सलमान यार साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। दुनिया एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी के साए में खड़ी है और इन वाकयात में एक मुल्क का नाम है जो बारहा सामने आता है, वो है अफगानिस्तान। हालिया दिनों में दुनिया के 3 मुख्तलिफ खित्तों में 3 बड़े वाकयात हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग और फिर ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर ड्रोन हमला। बज़ाहिर ये अलग अलग वाकयात हैं, मगर इन सब के ताने बाने अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की सरजमीन से जुड़े हैं। इन वाकयात के बाद एक मरतबा फिर से यूएनओ रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक की है कि अफगान तालिबान की मौजूदा इंतज़ामिया मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है। यही वो नुक्ता है जिसने न सिर्फ पूरे खित्ते की सलामती बल्कि आलमी अमन के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान आयद कर दिया। अमेरिका में पनाह गुज़ीन अफगान शहरी की फायरिंग से नेशनल गार्ड की हिराकत के बाद ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन को लेकर सख्त इक़दाम हमारे सामने आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ने तीसरी दुनिया से हिजरत रोकने का भी इंदिया दिया। ऐसे में क्या ये खदशात दुरुस्त हैं कि अमेरिकी इमिग्रेशन सख्त होने के असरात पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी आ सकते हैं? एक और नुक्ता है जो बड़ा गौर तलब है कि एक तरफ दुनिया अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर मुत्तफिक है, मगर दूसरी तरफ भारत खामोशी से काबुल के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई सतह पर लेकर जा रहा है। और यह हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत हमेशा अफगानिस्तान से ताल्लुकात की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खूनी खेल खेलता आया है। अब एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों अफगानिस्तान की मौजूदा पॉलिसी से परेशान है, तो क्या वक्त आ गया कि एक ताकतवर इलाकाई और आलमी इत्तेहाद तश्कील दिया जाए, या फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां खत्म करने के लिए सिर्फ सिफारती दबाव ही काफ़ी है? ये जानना बड़ा अहम होगा कि अगर कोई ऑपरेशनल मैकेनिज्म बनता है तो इससे खित्ते में मुस्तकिल अमन आएगा या फिर एक नई महाजराई जो है वो जन्म ले सकती है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी अमूर साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जिस तरह से सर आपने मेरा इब्तदाइया भी सुना, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम हर तरफ से देख रहे हैं और भरपूर अपनी जान लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और इसके ऊपर भरपूर कोशिश हो रही है। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान की हटदर्मी और वहाँ से जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं, उससे आपको लगता है कि कोई सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, कोई नया इत्तेहाद तश्कील देने की ज़रूरत है, या फौरी तौर पर क्या हम कर सकते हैं? एक नेचुरल अमर है, ये कुदरती अमर है कि एक सख्त इक़दामात की तरफ तो ये मामला जाते हुए नज़र आ रहा है। और वो सख्त इक़दाम पाकिस्तान तो नहीं चाहता था कि कोई ऐसे इक़दामात हों कि जिसमें दोबारा वही हलचल मच जाए, वही अफरा तफरी मच जाए अफ़गानिस्तान में, और फिर वहाँ से रेफ्यूजीज़ वाला मसला ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ताजिकिस्तान के लिए दोबारा शुरू हो जाए। इस तरफ सख्त इक़दाम की तरफ इशारा मैं यूं कर रहा हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट का हवाला आपने भी दिया और 3 रिपोर्टें हो चुकी हैं, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बताया है कि अफ़गान सॉइल पर दहशत गर्दों का ग्रुप न सिर्फ पनप रहा है बल्कि उनको सपोर्ट भी हासिल है। और TTP का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं और उन्हें महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं उनकी अफगानिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र तो बैनुल अक़वामी तौर पर, और वो भी यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से मॉनिटरिंग टीम ने उसको डॉक्यूमेंट करके यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले कर दिया है। तो एक तो ये दस्तावेज बड़ा मुसम्मम किस्म का मौजूद है। दूसरा ये है कि दोहा एग्रीमेंट का, जो कि एक बुनियादी दस्तावेज है, बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जिस पे अफगानिस्तान के तालिबान ने अपना पूरा तरीके से
एक मोहर तो खैर सब की है, लेकिन अपनी कमिटमेंट दी थी कि हम अफगानिस्तान सॉइल किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो इस्तेमाल करना तो कुजा, अब तो वहाँ सपोर्ट भी मिल रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट दोहा एग्रीमेंट है वो सिर्फ अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान ही नहीं, बल्कि जब उसको सितंबर 2021 में सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत उसे अप्रूव कर दिया गया, उस पर मोहर सब कर दी गई, तो वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, एक इंटरनेशनल कानून बन गया। अब बात आ जाती वही जो आपका जिक्र किया और जो मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि ये खतरनाक मोड़ की तरफ इसलिए जा रहा है कि फिर ये बैनुल यकजहती और बैनुल अक़वामी जो मल्टीलैटरल फोर्सेस का के तरफ जाना पड़ जाएगा उनको। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले मल्टीलैटरल फोर्सेस अफगानिस्तान में रही हैं, और वहाँ जो अफगानिस्तान की जो इस वक्त जो हालत है कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क, अफगानिस्तान के 85% अफराद सिर्फ $1 रोजाना की उस पर गुजर कर रहे हैं। मुफलसी है, अफलास है, भूख है, ये तमाम चीज़ें, तो वो एक आम आवाम उसमें पिस रहा है। और हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं अफगान अवाम के साथ, और हम नहीं चाहते हैं अफगान अवाम को उनके अकाबरीन की वजह से खामखा के तकलीफ पहुंचे। लेकिन अब क्या किया जाए कि जब पूरे का पूरा आपने खुद तो अपने बयानिए में, अपने इंट्रो में आपने बयान किया, आपने जिक्र किया कि क्या हुआ ताजिकिस्तान के साथ, इस पे मैंने पूरा आर्टिकल भी कल मेरा छपा है। तो ताजिकिस्तान पे बिला वजह के चाइनीज के ऊपर अपने पास से जो है वो ड्रोन दाग देना, और उसके साथ साथ जो बाकी जो ग्रोह आ रहे हैं, जितने डिसमेंटल हुए हैं सीरिया से, वो सारे के सारे दोबारा आके बसना शुरू हो गए हैं अफगानिस्तान में। ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है हजारों की तादाद में। तो सर मैं आप कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी जमील साहब, लेकिन ये जो आप ताजिकिस्तान वाली बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं अफगानिस्तान का जो एक सरकारी बयान है वो देख रही थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का। वो इसके ऊपर ना सिर्फ इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो जुमला इसकी मजम्मत में तहरीर किया वो बड़ा जुमानी था। और वो पाकिस्तान के साथ जब ख़राब ताल्लुकात थे तो वो पाकिस्तान के लिए भी जुमला कहते रहे हैं, और अब ताजिकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि इस सानहे में वो अनासिर मुलविस हैं जो इस खत्ते में बदअमनी, अदम इस्तेहकाम और बदएतमादी फैलाना चाहते हैं। यानी कि अफ़गानिस्तान अपने किए का सारा मलबा पाकिस्तान, या फिर ऑटोमेटिकली हम कहें कि दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान के ऊपर ही डालने की कोशिश कर रहा है। अरे अफगानिस्तान तो किसी मरहले पर कहीं भी उसने ये भी नहीं माना कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। उसने तो ये भी नहीं माना कि टीटीपी उनके सॉइल से हमारे पास आके वो कर रही है, अटैक कर रही है आके। और वो तो ये भी कहते हैं कि टीटीपी का मामला अंदरूनी मामला है, चाहे वो कितनी उसको पनाह देते रहें। तो वो एक बयान है जो कि जैसे दोहा एग्रीमेंट से बाद से लेके अब तक जो अपने खुद लिख के दिया है उस पर वो कहते हैं कि उससे मुनरिफ होते जा रहे हैं। तो ये बयान भी एक उसी की अक्कासी करता है। लिहाजा लेकिन अब तो क्योंकि रोज़े रोशन की तरह चीज़ें आया हैं और पाकिस्तान ने जब सबूत दिए, तो पाकिस्तान ने तो कोऑर्डिनेट मैपिंग के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से सारे ठिकानों की निशानदेही करके अपने सालिसों के पास सामने रख दिया, और कुछ बात मजीद नहीं की। हम तो एक लाइन का हमारी वो थी, उनसे डिमांड थी, और वो पूरे मुज़ाकरात जो पिछले दिनों होते रहे उसमें, और हमने सिर्फ इतना कहा कि भाई अपनी सरजमीन पर से आप हमारी तरफ हमला ना होने दे, और अगर आप कहते हैं कि आपकी तरफ से नहीं होता है तो ये शवाहिद हैं और ये सालिसों के दे देते हैं, और उनको कहते हैं कि भाई आइंदा अगर कोई ऐसा हमला होता है तो वेरीफाइबल एविडेंस के मुताबिक आप भी पेश कर देना है, हम भी पेश कर देंगे, और उसके हिसाब से पेनल्टी हो जाएगी। उस पर नहीं माने इसका मतलब ये है कि इस खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन के तरफ एकाबरीन अफगानिस्तान के वो उनको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये डिस्टेबलाइजेशन पूरा खित्ता होगा तो ये सिर्फ खित्ते तक बात नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन सर एक बात बड़ी समझने की ज़रूरत है, एक कलामी की माफ़ी, एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि यकायक हमारे अफ़गानिस्तान के साथ या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बेहतरीन बरादराना ताल्लुक़ था वो बड़ा ख़राब हो गया, और ये ख़राब से ख़राब तर होता चला गया। बात यहाँ पर आई कि हमने अफ़गान मुहाजिरीन को भी वापस भेजा कि उनका बोझ नहीं उठा सकते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाने लग गई। हालात इस नहज पर
आखिर पहुंचे किस तरह से। और ये जो चीज़ें अब हो रही हैं, ये ना सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, ये तो बल्कि पूरे खित्ते में जो सरहदें आपस में जुड़ रही हैं, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है ये मसला। जी, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं ना, और तो कोई तीसरी वजह इसकी नज़र नहीं आती है। पहली वजह तो ये है कि अफगान तालिबान, क्योंकि उन्होंने थ्राइव ही इसी बात पे किया है, वॉर इकोनॉमी पे, तो वॉर इकोनॉमी को वो हमेशा चाहते हैं कि उसी तरह आगे चलता रहे, क्योंकि उसके अलावा 2021 से लेके अब तक तो कोई उनके मुल्क में किसी किस्म की कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई कि कोई एक मुल्क भी रशिया के अलावा, वो भी बायलैटरली, कि उनको रिकग्नाइज किया हो। तो लिहाजा अब तक तो उनको अपने ही उनके इवन इंडिया जो आजकल बड़ी पींगे बढ़ा रहा है, वो उनसे रिकग्नाइज नहीं करता है वो। तो एक तो ये देख लें कि उसका असरात क्या पड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने डिस्टेबलाइजेशन पर एक अपनी इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी डेवलप करते हैं। दूसरी बात ये है जो कि वो नहीं मानते, ये जो नज़र आ रहा है, जो महसूस होता है कि जो ग्रुप्स वहाँ हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कई दहाइयों तक लड़ते रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और हमने, पाकिस्तान ने तो अपने पिछले दिनों जो हमारी नेगोशिएशन सालिसों के साथ चल रही थी, सालिसों की मौजूदगी में चल रही थी, हमने कहा सालिसों ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई किसी किस्म के ज़राए की कमी है, कोई मसला है, हम आपकी मदद करते हैं, और जिन जिन ठिकानों से हमले हो रहे हैं आपको हम प्रूफ देने के बाद उसको हम खुद निमट लेते हैं। उस पर भी वो राजी नहीं हुए। तो फिर उससे महसूस तो यही होता है कि शायद वो वॉर इकोनॉमी की तरफ ही जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, उनमें जो सलाहियत है जितनी है, उसके तहत मेरा अपना तजिया ये है कि पूरी सलाहियत नहीं है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि तमाम के तमाम 20 से ज़ायद ग्रुप जो वहाँ हैं उन्हें वो काबू कर सकें। तो लिहाजा वो कहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ लड़ते रहे हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले हैं, हमारे कजन्स हैं, हमारे के साथ रिश्ते हैं, तो ठीक है, इनके साथ हम नहीं बिगाड़ते और इनको भी हम पालते हैं और साथ में हम ये जमीर साहब, अभी ये बहस दोबारा से शुरू हो रही है कि चीज़ें चूँकि ख़राब से ख़राबतर हो रही हैं और बहुत बात बिगड़ गई है। तो ऐसे में कुछ हलकों का ये ख्याल है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है वो दोबारा से कायम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि इस नहज पे हम खड़े हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग शुरू भी हो सकता है, या जिन ममालिक ने पहले एक सालिस के तौर पे अपना रोल प्ले किया था वो अब इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर? और क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट अभी इसमें रह गया हुआ है कि अफगानिस्तान के साथ दोबारा से डायलॉग की बुनियाद रखी जाए? डायलॉग का दामन तो कभी हाथ से नहीं छोड़ा जाता है, और पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि हम बिल्कुल हर लिहाज से अपने तमाम पड़ोसियों के साथ और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के साथ, जिनमें मैं जैसा कि कह रहा था काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, हमारी कई एतबार से ज़ुबान मुश्तरक है, हमारी मज़हब मुश्तरक है, हमारी रंग व नस्ल मुश्तरक है बहुत सारी। तो हम तो चाहते हैं कि ये डायलॉग जारी रहे और आगे जाके किसी न किसी तरीके से ये ऊँट कहीं ना कहीं किसी न किसी करवट बैठे। सिर्फ ये है कि अकाबरीन जो अफगानिस्तान के हैं उनको ये बात अगर उनको समझ में आ जाए और वो इस चीज़ का एतराफ़ कर लें कि जो चीज़ उनके बस में है कर लें, जो उनके बस में नहीं है वो दुनिया के जो बाकी ममालिक जो उनके साथ सालसी का भी किरदार अदा कर रहे हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें पास हुई हैं 3, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप हमारी मदद कर दें। तो पाकिस्तानी काफ़ी है मदद करने के लिए, तो वो उस चीज़ को भी अपनी, मैं समझता हूँ कि इसमें समझते हैं शायद कि ये कहना उनके लिए उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर करेगी या जो भी वजह होगी, तो वो इस मामले पर भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वही खतरात मंडला रहे हैं, बादल मंडला रहे हैं कि एक मल्टीलैटरल फोर्स के तहत अफगानिस्तान पर अगर दोबारा उन ठिकानों पर हमला किया गया तो फिर अफगानिस्तान के लिए दोबारा वही हालात पैदा हो जाएंगे जो शुरू में पैदा हुए थे, कि जहां से फिर वो दर बदर होना। लेकिन सर, इसका सबसे ज़्यादा खतरा तो फिर पाकिस्तान को होगा। इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी ही गौरतलब बात भी और गहरी बात है, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान तो पहले भी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किया, और अब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका नुकसान तो पाकिस्तान उठाएगा सबसे ज़्यादा। इसी वजह से हम नहीं चाहते कि मल्टीलैटरल फोर्सेस किसी तरीके से दोबारा अपना एक्शन करें, लेकिन कब तक ये नुकसान दुनिया बर्दाश्त करती रहेगी? अब तो बात यहाँ तक नहीं है ना, पाकिस्तान तक, और ये पहले इसका इंदिया दिया जा चुका है इन रिपोर्टों में जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका की तरफ से और उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से, और उस रिपोर्ट में ये गर्दाना गया है कि अगर
ये कंट्रोल नहीं किया गया अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रुपों को, तो अमेरिका खतरे में है और वो हो गया। देखिए, ये 2 महीने पहले रिपोर्ट निकली थी और वो हो गया वहाँ वाशिंगटन में 3 दिन पहले। तो ये मामला तो अगर हमने या अभी इस पर जो इलाकाई हमारे जो ममालिक हैं उन्होंने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो जाहिर है अमेरिका अपने एलाइज के साथ फिर एक्शन लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया अभी, वो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका उसमें खतरात दोबारा पैदा होंगी और वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, और हो गया एक। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उसमें वही रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान वो मैं समझता हूँ कि गलती नहीं करेगा जो पहले करता रहा। पाकिस्तान उसी अंदाज में रखेगा पनाह गुज़ीरों को जिस अंदाज में ईरान ने रखा या ताजिकिस्तान ने रखा या बाकी मुल्कों ने रखा, एक कैंप में एक जगह पर। यहाँ तो हमने अपने बिल्कुल हर लिहाज से शहरों में हर जगह अपने सीने के साथ लगा के रखा और हर किस्म की फैसिलिटीज दी, अपना पेट काट के। मैं समझता हूँ इस दफ़ा शायद पाकिस्तान इस चीज़ के मुतहम्मिल ना हो सके, और अगर ये हुआ तो हम चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस चाहती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि दोबारा ये फिर दलदल दोबारा इस दलदल में जाना शुरू हो जाएंगे सब लोग, जो कि अगर ना हो तो बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान पुरअमन रहना चाहता है और हमारी कतई तौर पे पाकिस्तान की ये ख्वाहिश ना थी, ना है, ना कभी होगी कि सूरत हाल इस नहज तक पहुंचे। लेकिन फिर एक आखिरी हल अपनी सलामती और अपने एक इंच की हिफाजत के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जमील अहमद साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।